हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में आपने हाउ का मतलब देखा होगा और देखा होगा कि हाउ के आंसर करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की जरूरत होती है और क्या क्या स्किल्स की जरूरत होती है। तो चलिए उन्हीं स्किल्स को, उन्हीं एस्पेक्ट्स को अप्लाई करते हैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन के थ्रू। जो क्वेश्चन है आपके सामने, यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में। ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेसेस हाउ। तो ये 2022 का क्वेश्चन है और ये सीधे सीधे ट्रोपोस्फेयर के बारे में है। पूछ रहे हैं कि कैसे ट्रोपोस्फेयर जो है सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसकी वजह से अर्थ के सारे वेदर प्रोसेसेस डिटरमाइन हो रहे हैं। तो अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन की? तो जैसे कि हम हर बार डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में। इंट्रोडक्शन में आप ट्रोपोस्फेयर के बारे में ब्रीफ में लिखेंगे। बॉडी में आप जो मेन क्वेश्चन की मेन डिमांड्स है उसको मीट करेंगे, जिसमें कि हम बताएंगे कि ट्रोपोस्फेयर कैसे वेदर प्रोसेसेस को डिटरमाइन करती है। और हम इंटरलिंकेजेस भी बताएंगे कि ट्रोपोस्फेयर का क्या इंटरलिंकेजेस है टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड, इन सब चीजों के साथ। देन हम कंक्लूड करेंगे और हम बताएंगे कि ये लेयर कितनी जरूरी है और इसकी संरक्षा, कंजर्वेशन कैसे हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जैसा कि हमने बताया था कि ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताएंगे, तो पूरा एनसीईआरटी से भी ले सकते हैं आप। जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर और एवरेज हाइट इतनी है, बट पोल्स के पास जो है सिर्फ 8 किलोमीटर की है और इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर की। ऐसा क्यों कि पोल्स के पास 8 किलोमीटर की और 18 किलोमीटर इक्वेटर के पास? ऐसा इसलिए है क्योंकि इक्वेटर पे जो है डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर, इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है जिसकी वजह से टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एयर जो है राइजेस अप, उसकी वजह से जो है एयर काफी हाइट तक, ऊपर तक पहुंच जाती है। तो दिस इज द रीजन, इसलिए जो है ट्रोपोस्फेयर की हमने एवरेज हाइट देखी, जो कि आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। और एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा रखा है, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें एटमॉस्फेयर चैप्टर का फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो डायरेक्टली आप इंट्रोडक्शन जो है ऑथेंटिक सोर्स से लेके कंटेंट उसका लिख सकते हैं। तो आप ट्रोपोस्फेयर के बारे में लिखा है ये पूरा, और इसमें ये भी लिखा है ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर। इसी पे ही, इस लाइन पे आपका क्वेश्चन आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए ट्रांजिट करते हैं बॉडी पार्ट की तरफ, जिसमें हमने एक एक करके पॉइंट लिख रखा है। ट्रोपोस्फेयर को हमने टेम्परेचर से लिंक किया है। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे, पहाड़ों पे मौसम जो है ठंडा रहता है, टेम्परेचर जो है कम रहता है। तो ऐसा क्यों? ये लैप्स रेट की वजह से, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो डिक्रीज होता है एट 1 डिग्री सेल्सियस, कितने, एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। और ये डेटा आपका कहाँ से लिया गया है? ये डेटा अगेन एनसीईआरटी से लिया गया है। देखो ये लिखा है, द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। तो आप इस तरीके से बेसिक रिसोर्सेज का यूज करके अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं। ठीक है। अब इस टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे जो है आपका हाई टेम्परेचर हो गया और यहाँ पे लो टेम्परेचर हो गया, तो जैसा कि आपको पता है कि अर्थ जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो उस यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर हो गया और यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से जो है एयर जो है राइज अप करती है, जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट बनते हैं। कन्वेक्शन करंट।
यहाँ से हवा जा रही है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, और यहाँ पे हवा रिसीव हो रही है, एयर रिसीव हो रही है तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। इस वजह से जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। जब एयर वर्टिकली मूव करती है तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। वर्टिकल मूवमेंट इज बेसिकली कन्वेक्शन। ठीक है, तो चाहे वो वाटर का मूवमेंट हो समुद्र में, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। अब इसकी वजह से जो है क्लाउड्स वगैरह बनते हैं। जब एयर राइजेस अप होती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो वाटर वेपर आपके वाटर वेपर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, मतलब उनका कंडेंसेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाउड्स बन जाते हैं, जैसे कि आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अब ऐसे ही ट्रोपोस्फेयर में आपके वाटर वेपर्स रहते हैं, जो कि पहला तो वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी अर्थ का टेम्परेचर वार्म रहता है और हमारी अर्थ रहने लायक बनी है। और प्लस दूसरी चीज, वाटर वेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन भी आपका कई सारी फॉर्म्स में होता है, रेन, स्लीट, स्नो, ग्लेज, ये सब। ठीक है, तो ये वन ऑफ द पॉइंट हो सकता है। और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, तो देखो अर्थ जो है टिल्टेड है, जैसे कि आपको पता ही है 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, तो सन की रेज जो है इक्वली नहीं पड़ती, अनइवन पड़ती है। यहाँ पे जो है टेढ़ी पड़ती है और यहाँ पे सीधी, तो यहाँ पे एकदम इंटेंस हीटिंग हो जाती है और यहाँ पे इतनी इंटेंस नहीं होती, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, वो ज्यादा वाइडर एरिया कवर करती है। प्लस पहाड़ों पे अलग सनरेज पड़ती है, प्लेन एरिया पे अलग, कॉन्टिनेंटल एरिया पे अलग सिस्टम होता है, कोस्टल एरियाज पे अलग सिस्टम होता है। तो इस डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से प्रेशर डिफरेंसेस आते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि प्रेशर डिफरेंसेस या टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से विंड सिस्टम्स जो है जनरेट होते हैं। ठीक है, और यही विंड जो है हीट एंड मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट करती है अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, और ये जो है कोशिश करती है कि हीट सरप्लस वाले एरिया से हीट जाके हीट डेफिसिट वाले एरिया में चली जाए। हीट डेफिसिट वाले एरियाज कौन से हो गए? टेम्परेट जोन, टेम्परेट या फिर फ्रिजिड जोन, ऊपर के जोन, अपर लैटिट्यूड्स, और लोअर लैटिट्यूड्स आपके हो गए टॉरेट जोन, मतलब कि हीट वाले जोन हो गए, तो वहां पे हीट सरप्लस रहती है। ठीक है, इसके अलावा विंड जो है डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स बनाती है, जैसे कि फेरल सेल, हेडलेस सेल, पोरल सेल, ये सब विंड की वजह से बनते हैं। अब ये सेल्स जो है प्लैनेटरी विंड्स जनरेट करते हैं, जो कि काफी बड़े लेवल पे हमारे ग्लोब पे ब्लो करती है। और ये एग्जाम्पल्स कौन कौन से? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। ये सिर्फ ऐसा फिनोमेना ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, और ये ग्लोबली क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है, बट ऑल्सो रीजनली, ये रीजनली भी इम्पैक्ट करता है क्लाइमेट को। जैसे कि मॉनसून सीजन में जो है आपकी ट्रेड विंड्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और रिवर्सल भी हो जाता है विंड्स का, जिसकी वजह से मॉनसून सीजन आता है हमारी कंट्री में। तो आप वो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है इंटरेक्शन विद द अर्थ सरफेस। तो ट्रोपोस्फेयर ही एक ऐसी लेयर है जिसका इंटरेक्शन होता है अर्थ के सरफेस के साथ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, और टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि जनरली टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, बट टेम्परेचर इन्वर्जन में उल्टा हो जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि लॉन्ग विंटर नाइट्स में क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हीट छोड़ती है, तो जो वार्म एयर है वो ऊपर हल्की होती है, तो वो ऊपर चली जाती है, और कोल्ड एयर जो है नीचे बैठ जाती है। इस वजह से जो है टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। तो लोअर मोस्ट लेयर है ये, इसलिए कंटिन्यूअस एक्सचेंज हो रहा है हीट, मॉइस्चर और गैसेस का, क्योंकि यही सबसे क्लोज है अर्थ के।
तो लैंड एंड सी ब्रीज जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसमें हवा जो है कभी समुद्र से जमीन की तरफ जाती है और कभी जमीन से समुद्र की तरफ आती है। तो ये था डिस्कशन हमारा डिटरमाइनिंग वेदर प्रोसेस। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, जिसमें हम ट्रोपोस्फेयर की इम्पोर्टेंस बताएंगे और कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर इज द वाइटल लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, बट क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स भी इस लेयर में रहते हैं तो दिस विल बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जो जैसे कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, क्योंकि CO2 एमिशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमें समझना होगा कि कैसे जो है ट्रोपोस्फेयर में वेदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, ताकि हम और अच्छे से जो है अर्थ का वेदर और क्लाइमेट अच्छे से समझ पाए और प्रिडिक्ट कर पाए। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट नए डायरेक्टिव वर्ड के साथ। थैंक यू एवरीवन।